शाम 6 बजे, और शाम 6 बजे फेसबुक लाइव से हम जुड़ गए हैं आपके साथ शाम 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ, खबरों के शिक्षक के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव और जुड़ गए हैं आप हमारे फेसबुक लाइव के साथ। हमारे साथ है हमारे सहयोगी अनुपम भट्टाचार्य, नमस्कार, और एक शिक्षाविद हमारे साथ आज मौजूद है इस फेसबुक लाइव में, नयन जी। तो नयन जी का बहुत स्वागत पहले हमारे फेसबुक लाइव में। इंडिया सिटी के फेसबुक लाइव में आप जुड़ गए हैं। आपसे आग्रह है कि अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। हम आपके कमेंट को लेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहते हैं। दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ इंडिया सिटी लाइव पर आप देख रहे हैं इंडिया सिटी का फेसबुक लाइव, खबरों के शिक्षक के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। तो लीजिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की पहली खबर। आज की सबसे पहली और गर्म खबर कह सकते हैं इस शब्द में, सबसे गर्म खबर आज की यही है कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उधर राजद ने जदयू को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है। राजद ने कहा है कि जदयू अगर हिम्मत करे तो भाजपा का साथ छोड़े और राजद के साथ आ जाए। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अनुपम जी, जदयू ने, राजद ने कहा है कि आप हिम्मत करें, आ जाइए राजद के साथ, ये क्यों, ये अचानक ये प्यार क्यों उमड़ रहा है? देखिए रवि जी, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, आगे भी डिस्कस किए हैं इसके बारे में कि डबल इंजन की सरकार की जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है और इतने सारे जो हादसे हो रहे हैं, नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर होती जा रही है और बीजेपी का हावी होना नीतीश के ऊपर। नहीं, लेकिन इसके पीछे अनुपम जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। कहानी ये है कि अरुणाचल प्रदेश के जिन 6 विधायकों ने, जो जदयू के विधायक थे, उन्होंने वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद शिवानंद तिवारी जो राजद के कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा है कि इसी तरह से जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में उनके 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर दिया, बिहार में भी जेडीयू खत्म हो जाएगी। इसीलिए शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को यह ऑफर किया है कि आप हिम्मत करें, आप हमारे साथ आ जाए। आपको मैं बताते चलूं कि बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, लेकिन सत्ता से 10 कदम दूर रह गई और जेडीयू जिसके पास मात्र 43 सीट हैं, अब उसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, सीएम है, वो बीजेपी के बल पर है। अब राजद कह रही है कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में आपके 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया, बिहार में भी आपका यह असर होने वाला है। इसलिए शिवानंद तिवारी ने जदयू को यह ऑफर किया है कि आप हमारे साथ हो जाइए। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आज तेज प्रताप यादव रांची गए थे, रांची में लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को खत्म कर दिया, उसी तरह से बिहार में वो खत्म कर दे। उन्होंने जदयू को ऑफर किया है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, हमारे साथ आ जाइए। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है नयन जी, मैं आपको भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा कि बिहार में आप हमारा मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, माने तेजस्वी यादव को बन जाने दीजिए और आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आइए। जब महागठबंधन का कोई प्रधानमंत्री आएगा अगले चुनाव में, तो वो नीतीश कुमार को वो लोग आगे करना चाह रहे हैं। ये ऑफर किया है, ये नीतीश कुमार को ये लालच दी जा रही है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ये मान जाएंगे? क्या नीतीश कुमार की ये बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? जब पहली बार बिहार में महागठबंधन प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए लड़ रहे थे, उस समय भी नीतीश कुमार का ही चेहरा ऐसा माना जा रहा था कयासों के दौर में कि इनका चेहरा सर्वोपरि है। परंतु नीतीश कुमार भी अपना जमीन तलाशने में नाकाम रहे और वो फिर से उनकी जो दुर्दशा हुई, उस दुर्दशा के बाद वो वापस, उन्हें भी ये समझ में आ गया कि अगर अपनी राजनीतिक छवि बढ़ानी है, संवारनी है, तो इनको हर हालत में बीजेपी के साथ गठबंधन करके ही अपनी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ानी पड़ेगी। बहरहाल जो वर्तमान परिस्थिति उभरी है, जहां पे ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार एनडीए के साथ जो इनका गठबंधन है, बीजेपी के साथ जो इनका गठबंधन है, ये पहले दिन से ही, क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी का इतना जबरदस्त लोभ है, चाहे वो सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाए, चाहे वो सरकार आरजेडी के साथ मिलकर बनाए, मुख्यमंत्री के वो दावेदार थे, बिल्कुल। लेकिन चुनाव के पूर्व ही ये निर्णय हो। लेकिन राजद ये जो 80 लगभग उनके 80 विधायक हैं, 75 विधायक हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए। तो नीतीश कुमार किसी भी हालत में मुख्यमंत्री से नीचे मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। सीटें बीजेपी की नीतीश कुमार से, जेडीयू से ज्यादा आई, बावजूद
अपने वचन का पालन करने के लिए इन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना तो दिया, लेकिन जो पावर एनडीए 1 में बिहार में थी वो पावर अभी नीतीश कुमार के पास नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं। चुनाव के पूर्व ये नारा था कि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। आज हालात उल्टे हो गए हैं। बिहार में फिर से नीतीश कुमार तो हो गए हैं, लेकिन बिहार में बहार की जगह बदहाली है, क्योंकि समृद्धि का पहला रास्ता कानून व्यवस्था से खुलता है, जिसमें बिहार सरकार पूरी तरीके से ये बीजेपी ने 2-2 डिप्टी सीएम दिए हुए हैं। उनको ये निश्चित रूप से ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए उनके 2-2 डिप्टी सीएम हैं। बीजेपी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है और लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी है कि बीजेपी का साथ वो छोड़ नहीं सकते। राजद ने यह ऑफर जरूर किया है कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन पिछले बार जो हुआ, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, नीतीश कुमार सीएम रहे, लेकिन मामूली बातों को लेकर खटास आई और एक झटके में इनका एजेंडा कभी कॉमन नहीं रहा, विरोधाभास शुरू से रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिखेगी। और दूसरी, नीतीश कुमार अपना एक ईमानदार और डेवलपमेंट का जो इमेज अपना बना के आगे बढ़ा रहे हैं, ये छवि इनकी आरजेडी के साथ जाने से कमजोर होगी। प्लस दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी भी हालत में मुख्यमंत्री से कम पे नीतीश कुमार संभावनाओं का खेल भी नहीं खेले। दूसरी बात यह है कि केंद्र में भी अगर नीतीश कुमार अगर जाना चाहें, अगर राजद ये ऑफर करता है कि वो जाना चाह रहे हैं तो जाएं, पर केंद्र में भी कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी के, नीतीश कुमार की पार्टी ही इतनी छोटी है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और उनको कैसे प्रधानमंत्री का चेहरा कुछ। अगर नीतीश कुमार को केंद्र में आने का इच्छा है तो वर्तमान केंद्र सरकार भी उनको बहुत पहले ये आग्रह कर चुकी है कि आप हमारे सेंट्रल कैबिनेट में आइए और बिहार की राजनीति से आप जो बिहार के नेता हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर पटना की है और पटना में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। राजद को ये कह सकते हैं राजद की लात टपक रही है। राजद ये सोच रहा है कि इस बहाने नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो 6 विधायक उनके जेडीयू के विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए, वो अपनी मर्जी से गए हैं। इसमें बीजेपी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया था उन्हें और नहीं उन्हें आने के लिए शामिल करने के लिए कहा था। वो अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। रेणु देवी जो बिहार की डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा है, और जायसवाल जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में उनकी एनडीए का गठबंधन मजबूत है, नीतीश कुमार उनके नेता हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चलती रहेगी। तो बीजेपी की तरफ से एक लिपापोती करने की कोशिश हुई है और बीजेपी ने यह कहा है कि बिहार की राजनीति पर अरुणाचल प्रदेश की राजनीति का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विजन है, जो उनके अपने कार्यक्रम है, उनको एक कर एक वो आगे बढ़ा रहे हैं। कल ही उन्होंने लोहिया रिंग रोड के बारे में जानकारी ली थी और दावा किया था कि बहुत जल्द ही लोहिया रिंग रोड का काम पूरा हो जाएगा। आज उनकी कैबिनेट की मीटिंग थी, शनिवार को बिहार कैबिनेट की मीटिंग थी और मीटिंग में मात्र एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी और वो प्रस्ताव था बिहार में शहरीकरण को लेकर सरकार की चिंता जो थी उसको सरकार ने एक रूप देने का काम किया है। अब 5 नए नगर निगम की घोषणा हो गई है। मैं आपको बताते चलूं, बक्सर, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी ये और मधुबनी, ये 5 नए नगर निगम बनने जा रहे हैं। आज कैबिनेट की मुहर लग गई। शहरीकरण को लेकर नीतीश कुमार की चिंता पहले से रही है। वो लगातार कहते रहे हैं कि विधि व्यवस्था बनाना हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी हो, शिक्षा की सुविधा देनी हो, ये सब तभी संभव हो पाता है जब शहरीकरण बढ़े, शहरीकरण हो, शहरों में लोग आकर बस जाए तो एक साथ सबको संभालना आसान हो जाता है। शहरीकरण का जो वो है, आप देखेंगे देश में प्रतिशत जो है, देश के अन्य राज्यों का प्रतिशत अगर मिलाएं तो वो 35% है, जबकि बिहार में मात्र 11% शहरीकरण हुआ है। अब बिहार की सरकार चिंतित है कि राज्य में शहरीकरण तेजी से बढ़े और इसी सिलसिले में 5 नए नगर निगम का ऐलान हुआ है कि 5 नए नगर निगम बनेंगे। इसके साथ 103 नगर परिषद और 103 नगर पंचायत और 8 नगर परिषद बनाने की घोषणा आज नीतीश की कैबिनेट ने आज ये फैसला लिया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा नयन जी कि बिहार में शहरीकरण को लेकर, तो आप देखिए आंकड़े ही बता रहे हैं कि राज्य पूरे देश में शहरीकरण जिस तेजी से हुआ है, बिहार में बहुत पिछड़ा हुआ बिहार। शहरीकरण से
नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा की सुविधाएं हो, विधि व्यवस्था हो, वो सब थोड़ा आसान हो जाता है। लोग एक जगह एक आबादी शहरों में रहने लगती है तो, लेकिन जिन 5 शहरों को चुना गया था पिछली सरकार में ही, मोदी जी की सरकार में, कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनका हाल क्या है? क्या उसके अगर कह सकते हैं कि नए नगर निगम बनाने से ये काम हो पाएगा? ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ कागज पे ये प्रणाली चल रही है, न तो स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल जमीन पर दिखती नजर आ रही है, और न ही ये 5 नए अगर बना के दिए जा रहे हैं नगर निगम भी, तो ये भी चूंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है विल पावर। गवर्नमेंट प्रैक्टिकली कितना विल पावर दिखाती है इस चीजों को इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि कागज पे आपके पास बहुत बढ़िया एजेंडा है, लेकिन धरातल पर वो जब तक उसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा, कॉमन मैन को नहीं मिलेगा, तब तक ये योजना। आप देखिए राजधानी, अनुपम जी, राजधानी पटना की भी हालत यह है कि सबसे गंदे शहरों में पटना माना जाता है। पूरे देश में सबसे गंदा कोई शहर है तो वो पटना है। अभी कुछ दिन पहले इसका आंकड़ा भी सामने निकल के आया था। उसके अलावा बिहार के जो और नगर निगम पिछले बार बने, जिसमें आरा है, बिहार शरीफ है, इन सबको नगर निगम बनाया, लेकिन उनकी दशा क्या है? अब फिर 5 नए नगर निगम बन रहे हैं। ये नगर निगम बना देने से शहरीकरण हो जाएगा? लगता है लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी सर? नरेंद्र मोदी की जो विजन है, जो स्मार्ट सिटी का जो विजन है, उसको आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार का ये कदम दिख रहा है, लेकिन धरातल पे कितना बड़ा कदम होगा, धरातल में क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा रवि जी। चलिए, इसके साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में शुरू हुई है। पिछले बार जब 2019 में नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो ये बैठक दिल्ली में हुई थी। 14 महीने के बाद ये बैठक फिर पटना में आयोजित हुई है। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जदयू इस बार उत्सव मनाने वाला है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में उसे अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी, उसके 7 विधायक जीत कर आए थे। और लेकिन जैसे ही बैठक शुरू होने वाली थी, यह खबर आई कि उनके 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ये एक बहुत बड़ी मायूसी भरी खबर जदयू के लिए थी। आज कार्यकारिणी की बैठक में दिन भर ये मुद्दा छाया रहा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ हुआ है, ये कोई बयान पार्टी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन नीतीश कुमार ने कल ही ये कह दिया था कि वो अपने रास्ते चले गए हैं। उन विधायकों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वो जिनको जाना था वो चले गए हैं, वो अपने रास्ते चले गए हैं। उधर बीजेपी ने कहा है कि वो अपनी मर्जी से आए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश नहीं हुई है, उनको अपने पार्टी में लाने की कोशिश नहीं हुई है, और बिहार की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी 2 दिन चलनी है। मैंने आज तो 5 बजे ये बैठक शुरू हुई है और कल दिन भर ये बैठक चलेगी। और कल आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार जब अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, क्षमा करें, संबोधित करेंगे, और उसके बाद कोई आधिकारिक बयान कि क्या कुछ हुआ उस बैठक में वो आएगा। लेकिन फिलहाल चर्चा का केंद्र में यही है कि ये अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, क्या बिहार में उसका असर पड़ेगा, क्या बीजेपी के साथ रिश्ते में उसका असर पड़ेगा। एक बात और हुई है आज की बैठक में, ये चर्चा में ये हुई है अनुपम जी, कि पिछले चुनाव में जदयू की जो हार हुई है, उनके जो 43 विधायक ही मात्र जीत कर आए हैं, उसमें कई लोगों ने कहा, मैं एक विधायक का नाम कह सकता हूं, महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि भीतरघात के कारण पार्टी हारी है। कई जगहों पर लोजपा का जो असर था वो कम था, चिराग पासवान ने कम असर किया, पार्टी के भीतर के लोगों ने पार्टी को हराया। इस पर आज चिंतन हो रही है। तो क्या आपको लगता है जदयू को इस चिंतन करने की जरूरत थी और लोजपा पर सब कुछ मरना ठीक नहीं था? आज ये बैठक हो, इस बैठक में ये बातचीत चल रही है। ये जरूरी था रवि जी, क्योंकि जदयू की जो अभी स्थिति है वो चिंतनीय है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी हावी है, दूसरी तरफ आज आरजेडी ने उनको एक ऐसा ऑफर दिया है जो सोचने लायक है। तो ये चिंतन अब अगर इस बैठक में हो रही है तो इसका मतलब यही है कि जदयू का जो सोच है, जो विचार है, नीतीश कुमार को जिसके लिए माना जाता है कि वो फॉरवर्ड थिंकर है, फ्यूचर थिंकर है, तो फ्यूचर थिंकिंग के लिए ये जरूरी था। लेकिन उनके पार्टी के भीतर में नयन जी, ये आज के समय में जदयू में शरद यादव जैसे शख्सियत की कमी साफ नजर आ रही है, जो कि एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में पार्टी को गंभीर हालात से सामने निकाल के एक मजबूत, सक्षम और एक सुजम
सुदृढ़ ले जा- रास्ते की तरफ वो लेके आगे बढ़ सके। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें असफल हुए हैं। वो अपने पार्टी के अंदर बढ़ रहे असंतोष को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि 6 विधायक, उनको भी ये दिख रहा है कि आने वाले समय में जेडीयू अगर बीजेपी के साथ छोड़ के अगर आरजेडी के साथ जाती है तो उनकी अपनी नैतिक विचारधारा का क्या होगा। ये अपनी नैतिक मूल्यों को भी बचाने के लिए वो चाह रहे हैं कि डिक्टेटर हम की तरह पार्टी में एक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार डिक्टेटर की तरह एक्ट करते हैं और उनकी अपनी मर्जी। उनके कुछ लोग हैं जो उनके आसपास हैं, आरसीपी सिंह उनमें से एक है। पिछले दिनों तो प्रशांत किशोर ऐसे बन गए थे कि सब कुछ वही है, लेकिन आज प्रशांत किशोर का कोई पता नहीं है। तो आरसीपी सिंह जो कहते हैं नीतीश कुमार वही समझते हैं, वही कहते हैं। इसलिए पार्टी के भीतर असंतोष है। टिकट बंटवारे को लेकर भी ये हुआ। और अब ये चिंतन का जो विषय है कि पार्टी में भीतरघात हुआ, लोग नाराज, लोगों ने पार्टी को वो कमजोर किया और चुनाव में कम सीटें जीती। 100 सीट पर चुनाव लड़े थे, मात्र 43 जीत सके, जबकि बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये चिंतन उनकी जरूरी थी, आज उनको करना चाहिए था और वो हो रही है। कल इस पर एक बयान जो है आधिकारिक उनकी आएगी। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। आज एक महत्वपूर्ण खबर और है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। आप सोचिए, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीज हलकान है। पीएमसीएच से लोग अब जाने लगे हैं। यहाँ की जो हालत है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों पर ही ये अस्पताल आश्रित है। जूनियर डॉक्टर ही उन लोगों का इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं, और वो हड़ताल पर हैं। 4 दिन से जिद पर अड़े हैं कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं। सरकार ने आज कहा कि अगर आप हड़ताल से वापस नहीं आएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। इसके बावजूद जूनियर डॉक्टर अपने उस पर अड़े हैं। आपको क्या लगता है, ये डॉक्टरों के हड़ताल का ये लंबा खींचना बिहार के लिए मुश्किल भरा दिन है? क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे अभी के समय में एक तो हमारे पास जो महामारी है कोविड की, इसके अलावा विंटर के दिनों में नॉर्मली स्ट्रोक, ब्रेन रिलेटेड, पैरालिसिस रिलेटेड, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस परिस्थिति में अभी लोगों का अस्पताल की तरफ एक भगवान की तरह आशा रहता है, और जब वहां धरती के भगवान डॉक्टरों को कहा जाता है और जब उनके साथ नाइंसाफी होगी, उन्हें हड़ताल करने पर आमादा होना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक पहल न दिखना एक गंभीर चिंता की तरफ हमें अग्रसर करती है। पिछले बार भी ये हुआ था कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, लेकिन कई बार ये होता है कि सुरक्षा को लेकर और दूसरी मांगों को लेकर। लेकिन आज जो देखा गया रवि जी, आज डॉक्टर के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, इससे पता चल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अभी कार्रवाई के मोड पे है, वो अभी सुनने के मोड पे नहीं है। लेकिन डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? अगर वो कार्रवाई भी करते हैं तो आखिर मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देंगे, वो कहाँ से लाएंगे डॉक्टर? लेकिन ये भी आपको चिंता करने की बात है कि उनकी जो मांग है डॉक्टरों की, वो कहां तक जायज है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 50,000 तक का स्टाइपेंड मिल रहा है। और उसके बाद अभी जो उनकी नई मांग है कि 90,000 तक का स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाए, ये कहां तक ये मांग आपको लगता है कि सरकार क्या ये बोझ झेल पाएगी? ये सरकार, ये अतिरिक्त भार जो पड़ेगा ये सरकार के ऊपर पड़ेगा, और ये सरकार इस स्थिति में है कि ये अतिरिक्त भार ले सके। लेकिन ये चिंता सरकार की है। सरकार को ये चिंता करनी चाहिए, जूनियर डॉक्टरों से उनको बातचीत करनी चाहिए, उनको काम पर लौटाना चाहिए। डॉक्टरों की जो कमी है पूरे राज्य में, उस कमी को पूरा करना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल रवि जी डॉक्टरों के ऊपर भी है कि क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी यह हड़ताल को सरकार के साथ बैठ के ये जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करे? क्या ये डॉक्टरों की पहल नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि जो रोगी बाहर से आ रहे हैं, जो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंड है, उनके लिए वो लोग इस हड़ताल को अगर साइड में रख के या उनके लिए अलग से कोई सुविधा कर दी जाए डॉक्टरों के तरफ से? क्योंकि सारे सरकारी अस्पताल जूनियर डॉक्टर के ऊपर निर्मित है, और टोटल जो हमारे जो मतलब बिहार प्रदेश में जो हम लोग देखते हैं सरकारी जो हॉस्पिटल्स का जो माहौल है, वो डॉक्टरों के बिना, जूनियर डॉक्टरों के बिना क्या ये संभव है चल पाना? बिल्कुल नहीं। और ये कितने दिन चलेगी? जूनियर डॉक्टरों पर ही निर्भर है पूरी सरकार, कह सकते हैं। पूरे सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ही सब कुछ चला रहे हैं और वो हड़ताल पर है। मरीज हलकान है, सरकार परेशान है। अब ये गतिरोध कब खत्म होगा ये देखना होगा। सरकार थोड़ी सख्त जरूर हुई है, लेकिन जूनियर डॉक्टर भी अपनी मांग पर अड़े हैं और वो हटने को तैयार नहीं। अगली खबर हमारी है राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर। कोई ना कोई घटना हर रोज घटती है।
आज भी मुजफ्फरपुर के एक खाद्य व्यवसायी को सरेआम दुकान से, जब वो दुकान बंद करके वो जा रहे थे, अचानक 4 अपराधियों ने उनको घेर लिया और ताबड़तोड़ गोली चलाई और उसमें उनकी मौत हो गई। ये घटना एक घटना नहीं है, ऐसे पूरे राज्य में हर शहर में हर रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है। आप देखें दरभंगा में 10 करोड़ का सोना लूटा गया, उसमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार लगातार 4 बैठकें कर चुके हैं, आला अधिकारियों को यह निर्देश दे चुके हैं कि हर हाल में कानून का राज कायम होना चाहिए। नयन जी, ये जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे लगता है कि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो गई। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की पकड़ न सिर्फ ढीली हो गई है, बल्कि ये चाह कर भी उसको अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। जो इनकी एक छवि थी सुशासन बाबू की, वो छवि भी धूमिल हो रही है। प्लस सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर सरकार आपके हाथ में है, सरकार के मुखिया आपके हाथ में है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी होगी? अब ये खेलना कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, हम गठबंधन में हैं, तो लेकिन अगर आप सरकार के मुखिया है कि निश्चित तौर पे आपको सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना पड़ेगा, और ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है, राजकीय जिम्मेवारी भी है। इससे अपने आप को पीछे नहीं छोड़। लोगों के जान माल की सुरक्षा हो पाएगी, तभी तो यहाँ पर उद्योग लगेंगे, व्यवसायी आएंगे, कारोबारी आएंगे, और देश ये शांति रहेगी तो सुख भी आएगा और समृद्धि भी आएगा। लेकिन रवि जी, यहाँ पे चर्चा करने का विषय ये, यहाँ पे चिंतन करने का विषय ये है कि क्यों ये अपराध बढ़ रहे हैं, अचानक से ये वृद्धि क्यों? क्योंकि 2 महीने 3 महीने पहले भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। अचानक से पिछले 1 महीने से ये अपराध की जो परंपरा कह सकते हैं, ये परंपरा बनती चली जा रही है। ये अपराध होते चले जा रहे हैं। हर दिन अभी करीब करीब हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि 9 हत्याएं पर रोज डेली के हिसाब से हो रही है। तो ये एक परंपरा बनती चली जा रही है, और ये एक माहौल फिर से जंगल राज का आ रहा है। तो कहाँ पे चूक रही है सरकार, नीतीश सरकार कहाँ पे चूक रही है? मैं यही कह रहा था जगह पे नीतीश चूक कुमार रही की पकड़ ढीली हो गई है, प्रशासन पर उनकी पकड़ ढीली हो गई है। 2 डिप्टी सीएम वाली इस सरकार में अगर पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर, विधि व्यवस्था पर सरकार की अगर पकड़, अब खुद सरकार में उपस्थित जो एमएलसी है वो लोग सवाल उठा रहे हैं। रवि जी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि सरकार में रह के सरकार के लोग ही सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। अब ये किसी साजिश के तहत हो रहा है या क्या हो रहा है, ये तो सरकार को देखना है, ये सरकार के मुखिया को देखना है कि किस तरह से इस नेक्सस को तोड़ेंगे, किस तरह से अपराध पर लगाम राजनीति किस मोड़ पे जा रही है। रवि जी, इसके ऊपर भी चिंतन कीजिए, क्योंकि ये एक के बाद एक क्रम की घटनाएं हैं। ये राजद का प्रेम उभरना, नीतीश कुमार का 6 एमएलसी का जाना, ये किस तरफ जा रहा है राजनीति? ये कुल मिलाकर बात यह है कि किस तरफ जा रही है, ये बिहार के मुखिया का फेल्योर है। आप कुछ कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे ये जेडीयू के अंदर आज के समय में सबसे बड़ा चिंतन का अगर कोई मुद्दा है तो यही मुद्दा है कि किस तरह से इस पे अंकुश लगाए ताकि पार्टी एकजुट रहे, मजबूत रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज चिंतन शायद यही कर रहे होंगे नीतीश कुमार अपनी बैठक में। ये चर्चा का एक विषय जरूर है, सरकार के लिए चिंता का भी विषय है। बिहार में विधि व्यवस्था अगर ठीक नहीं रहा तो सरकार के लिए मुश्किल भरा दिन आ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण, अब तो आखिरी खबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2 खबरों को एक साथ लेते हैं। तेज प्रताप यादव आज लालू प्रसाद यादव से मिले, उनकी तबियत को लेकर मिले। उन्होंने कहा कि अपने पिता से उन्होंने आशीर्वाद नहीं लिया था चुनाव जीतने के बाद, और वो आशीर्वाद लेने गए थे, उनकी तबियत को लेकर उनकी चिंता थी। इस खबर में महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की तबियत लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी किडनी की समस्या बढ़ते जा रही है। डॉक्टर चिंतित हैं कि उनकी किडनी ने 75% तक काम करना बंद कर दिया है, जैसा कि कहा जा रहा है। और ये तेज प्रताप की तरफ से भी आज कहा गया कि उनकी तबियत ठीक नहीं, उनकी किडनी की हालत ठीक नहीं है। अब ये बात अभी आधिकारिक तौर पर डॉक्टरों की ओर से नहीं आई है कि 75% उनका काम करना बंद कर दिया किडनी ने, लेकिन तेज प्रताप यादव ने ये कहा। और निकलते ही पत्रकारों से उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी की जो सरकार चल रही है वो बहुत जल्दी गिर जाएगी। अब इसके पीछे की राजनीति पर हम लोग अभी चर्चा कर चुके, क्योंकि राजद की ओर से ऑफर है जदयू को कि आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, सरकार बनाइए, और आप केंद्र में एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आइए, पूरा देश आपके साथ होगा। ये नीतीश कुमार ये ऑफर स्वीकार करेंगे? ये राजद की तरफ से उनको ऑफर था ये। अब ये देखने की, लेकिन ठंड बढ़ रही है, कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। 2 दिनों तक थोड़ी आकाश में धूप निकल जा रहा है, तो दिन में थोड़ी राहत रह रही है, लेकिन शाम होते ही ठंड बढ़ जा रही है। पश्चिम की तरफ से आने वाली ठंडी सर्द हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है, उसके साथ कोरोना का असर भी बढ़ रहा है। बिहार में आज भी 400
474 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। आपको मैं बताते चलो 5500 एक्टिव केस इस समय बिहार में है और रिकवरी रेट 97%। रिकवरी रेट हालांकि बहुत तेजी से बढ़ा है बिहार का, ये खुशखबरी जरूर कह सकते हैं। लेकिन एन जी हमारे साथ एक शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा 4 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल सीनियर स्कूल खुल रहे हैं, कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं और कॉलेज भी खुलेंगे। तो 4 जनवरी से जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, शिक्षक स्कूल जाने लगेंगे, कर्मचारी स्कूल कॉलेज जाने लगेंगे, ये कोरोना का असर बढ़ रहा है और सर्दी भी बढ़ रही है। ऐसे में क्या ये मुश्किल भरा दिन नहीं होगा? निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल है। इस समय अभी जो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 8वीं क्लास से ऊपर स्कूल लेवल पे, +2 लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे सारे संस्थानों को ओपन करने का आदेश दिया गया है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज में आते रहेंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अभी रोका गया है 15 दिन के बाद। सरकार को भी ये चिंता है कि जैसे जैसे ठंड अपना प्रकोप बढ़ा रही है, कोरोना भी अपने प्रकोप में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये दबाव में था, ये जो डिसीजन था सरकार का, आपको क्या लगता है नयन जी की सरकार दबाव में आके ये डिसीजन लिया या फिर ये एक मतलब डिसीजन लिया गया सरकार के तरफ से खुलने का, या कोई दबाव बनाया गया? नीतीश कुमार चुनाव के पहले से ही ये माहौल बनाने में लगे हुए थे कि बिहार में कोरोना नियंत्रण में है और इसका प्रभाव बहुत कम है, न के बराबर है। क्योंकि अगर चुनाव के पहले वो इस बात को एक्सेप्ट करते तो शायद बिहार में समय पर चुनाव न होता। तो उसमें आंकड़े भी छुपाए गए, आंकड़े भी छुपाए गए थे। आज भी आंकड़े जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, पब्लिक प्लेसेस पे खासकर नकारा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पटना के, बिहार के किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, आप मार्केट जैसे पहले नॉर्मल रहा करता था, आज भी नॉर्मल है। बहरहाल क्योंकि हम संस्थान की तरफ बात कर रहे हैं, तो संस्थान में पॉलिसी अपनाई जा रही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिहार सरकार की जो गाइडलाइंस है, इसके तहत ही बच्चों को, उनके गार्जियन को जब तक दस्तखत करके अपना डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, उनका अपना सर्टिफिकेट वो सबमिट नहीं करते हैं कि उनको किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर उनके बच्चों को, उनके वार्ड को किसी प्रकार का कोई परेशानी शारीरिक होती है, इसकी पूरी जवाबदेही विद्यालय, महाविद्यालय और संस्थान, कोचिंग प्रबंधन की नहीं होगी, स्वयं उनके गार्जियन की होगी। इसके उपरांत भी अभी पटना में कई सारे शिक्षण संस्थान ऐसे भी हैं जो बच्चों को कह रहे हैं कि आप कॉलेज, स्कूल आने के पहले आप अपना कोविड टेस्ट कराएं और कोविड रिपोर्ट अगर आपकी निगेटिव है तभी आप स्कूल, कॉलेज, संस्थान के अंदर बैठ के ऑफलाइन मोड में क्लास कर सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन जो प्रणाली अभी शुरू हुई है उसी प्रणाली में अग्रसर होंगे। लेकिन ये अभिभावकों के लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो सकती है रूप से एक विद्यार्थी का कोविड टेस्ट कराना, और फिर उसके लिए जो कोविड का जो हालत है, टेस्ट का जो हालत है बिहार में, एक आदमी को 2-2 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, तब वो जाके टेस्ट हो रहा है। क्या अभिभावक अपने बच्चे क्या इतने सारे टेस्ट का वैकल्पिक यहाँ पे सुविधा है बिहार में, इतने सारे टेस्ट हो सकते हैं? ये भी एक सवाल है रवि। निश्चित अभिभावक इस बात से भी परेशान है कि इतने सारे जो टर्म्स कंडीशंस हैं उस पर पढ़ के वो दस्तखत नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी, अगर मैं अपने ऊपर लूं कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मेरा बच्चा कॉलेज जाता है, और अगर मुझे दस्तखत करके उनको एक गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर कुछ भी मेरे बच्चे के साथ होता है तो इसकी मेरी जवाबदेही होगी, शिक्षण संस्थान की कोई जवाबदेही नहीं होगी। एज ए गार्जियन मैं अपने बच्चे को आज के समय में भेजने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। सरकार को अपने इस कदम पे पुनः विचार करना चाहिए, और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि आने वाले समय में कोरोना का ग्राफ अगर इसी तरीके से तेज बढ़ा तो बिहार पुनः लॉकडाउन की तरफ अग्रसर रहेगा। चलिए, फेसबुक लाइव से हमारे कई दर्शक भी जुड़े हुए हैं। कंचन वीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कमेंट किया और हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमें शुभकामना भेजा है। आपको बहुत धन्यवाद। आपके महत्वपूर्ण कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। आप भी हमारे इस चर्चा में हर रोज शामिल हो सकते हैं। शाम को 6 बजे फेसबुक लाइव से खबरों के शिक्षक के साथ, दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ शाम 6 बजे हम आपसे बातचीत करने के लिए जुड़ जाते हैं अपने फेसबुक लाइव पे। आप भी हमारे इस फेसबुक लाइव से जुड़िए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और हमारी इस चर्चा में शामिल होइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े, और कल इस वादे के साथ कि कल शाम 6 बजे फिर हम फेसबुक लाइव के साथ जुड़ जाएंगे आपके साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।